Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Students, today we are going to start our new chapter number 4, which is work and energy. According to the definition of work, the product of force and displacement is called work, or the dot product of force and displacement is called work. Formula for the work done, W is equals to F dot D. यानी कि वर्क डन अगर आप देखेंगे फिजिक्स के अंदर वर्क डन की जो डेफिनेशन है वो है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी किसी बॉडी पे आप फोर्स अप्लाई करें और वो बॉडी फोर्स की ही डायरेक्शन के अंदर अपने मोशन स्टार्ट कर दे एक जगह से दूसरी जगह पर, तो हम उस टोटल फिनोमेना को हम नाम देंगे वर्क डन या वर्क का। क्योंकि फॉर्मूले में हमारे पास F और D के दरमियान डॉट यूज किया जा रहा है, तो हम इसे डॉट प्रोडक्ट के लिहाज से भी बता सकते हैं और हम कहते हैं कि वर्क जो है वो आपके पास बेसिकली डॉट प्रोडक्ट है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की। याद रखिएगा डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट हमेशा स्केलर क्वांटिटी होता है, तो वर्क डन आपके पास यहाँ पर एक स्केलर क्वांटिटी है। सो वी कैन से दैट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट और डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स गिव अ स्केलर क्वांटिटी व्हिच इज work done. Now the next topic is work done by constant force. Work may be done by constant force as well as by a variable force. Here we start work done using constant force. When we apply some force F on a body, move through some distance in the direction of force, then the product of force and displacement is called work done. According to this definition, W is equals to F dot D. इसे इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। अब यहाँ पे आपके पास एक पर्सन को दिखाया गया है जो कि एक बॉक्स को पुश कर रहा है, पुल कर रहा है विद अ फोर्स F, जिसकी डायरेक्शन आपके पास ना ही कम्प्लीटली एक्स एक्सिस में है और ना ही कम्प्लीटली वाई एक्सिस में, बल्कि ये एक 45 डिग्री का एंगल बना रही है विद हॉरिजॉन्टल। ये जो एंगल है इसको हमने थीटा का नाम दे दिया है। अब आप देख रहे हैं कि जिस डायरेक्शन के अंदर फोर्स अप्लाई कर रहा है बॉडी, उसके अगेंस्ट एक डायरेक्शन मौजूद है एफ एक्स, यानी इस डायरेक्शन के अंदर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है। इसका मतलब यह हुआ कि फोर्स का एक्स कंपोनेंट जो है वो यहाँ पर एक वर्क डन कर रहा है जो कि इस बॉडी को इस साइड से इस साइड पर मूव करवा रही है, और इसकी वैल्यू एफ डॉट डी के जरिए से हम फाइंड कर सकते हैं। इन द फॉलोइंग फिगर, force F applied at an angle theta on the body is shown. और जब आप इसके कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे, the body is displaced by D. We have resolved F into its component Fx and Fy. हमने इस फोर्स के दो कंपोनेंट रिजॉल्व किए Fx and Fy। तो Fy कंपोनेंट के अंदर किसी किस्म की कोई डिस्प्लेसमेंट हमें नजर नहीं आ रही थी, लेकिन Fx के अंदर हमें एक डिस्प्लेसमेंट नजर आई उस बॉडी की, जो कि आपको यहाँ से यहाँ पर बॉडी को मूव करती हुई दिखाई गई है। तो यहाँ पर जब आपके पास x कंपोनेंट के अंदर मूवमेंट आ रही है बॉडी की, तो हम कह सकते हैं कि बेसिकली वर्क डन जो हुआ है वो आपके पास इस कंपोनेंट के अंदर हो रहा है, यानी fx में हो रहा है। अब जो आपके पास वर्क डन आएगा वो W is equals to F dot D के जरिए से आएगा, और जब इस डॉट प्रोडक्ट को हम यहाँ से रिमूव करेंगे तो यहाँ पर cos थीटा की आइडेंटिटी लग जाएगी, और cos थीटा शो करेगा कि आपके पास जो वर्क डन है वो x कंपोनेंट के अंदर मौजूद है। नाउ यू कैन सी दैट F आपके पास जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही थी Fx which is equals to F cos थीटा and Fy which is equals to Fy sin थीटा। ये आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर किस तरह से किया जाता है। उसके जरिए से इस फोर्स के वेक्टर को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया है, एक x कंपोनेंट और एक y कंपोनेंट। The body is displaced by Fx. W is equals to Fxd or F cos theta d. Now we can write this equation. W is equals to Fd cos theta. The above equation can also be obtained by resolving d into its component, keeping F and theta constant as shown. Here W is equals to Fdx, which is equals to Fd cos theta or Fd cos theta. When a constant force F through a distance d, the event can be plotted on a simple graph as shown in figure. आपके पास इसको अगर ग्राफिकली शो करें हम वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स को, वो किस तरह से शो कर सकते हैं, यहाँ पे आपके पास ग्राफ में मौजूद है।
वाई एक्सिस के अंदर आपके पास फोर्स को रखा गया है, एक्स एक्सिस में आपके पास डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पे प्लेस किया गया है। अगर आप देखेंगे कि फोर्स जो है वो आपके पास एक कांस्टेंट फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड वाई एक्सिस में ये लाइन शो कर रही है, और डिस्प्लेसमेंट जो कि कांस्टेंट है आपके पास जिसका मैग्नीट्यूड ये एक्स एक्सिस में ये लाइन शो कर रही है। यानी कि आपके पास फोर्स वाई एक्सिस के अंदर कांस्टेंट फोर्स जो कि वेरी नहीं कर रही, डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस में आपके पास यहाँ पर ये जो आपको लाइन नजर आ रही है जो कि वेरी नहीं कर रहा है, तो आपके पास जो एरिया अंडर दिस लाइंस आ रहा है या जो आपके पास एरिया अंडर दिस पैरेललोग्राम आ रहा है, ये आपके पास वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स को शो कर रहा है। The area under the force displacement curve can be taken to represent the work done by the force. The work depends upon, अब आपके पास यहाँ पे हम बात करते हैं कि वर्क डन किन चीजों पर डिपेंड करता है। पहली चीज आ गई आपके पास फोर्स। The greater the force, the greater will be the work done provided d and theta are keep constant. अगर d और थीटा को कांस्टेंट रखा जाए और फोर्स के मैग्नीट्यूड को बढ़ाया जा रहा है तो ज्यादा से ज्यादा वर्क डन हमें मिलेगा। सेकंड आपके पास डिस्प्लेसमेंट d, the greater the displacement the greater will be work done provided f and theta are keep constant. अगर आपके पास d को बढ़ाया जा रहा है यानी डिस्प्लेसमेंट जितना ज्यादा आप कवर कर रहे हैं फोर्स को और थीटा को कांस्टेंट रखकर, तो भी आपके पास वर्क डन ज्यादा होगा, यानी ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तीसरी चीज जो आपके पास आती है वो आती है एंगल थीटा। इफ थीटा इज इक्वल टू 0, अगर आपके पास फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के दरमियान 0 डिग्री का एंगल है यानी कि पैरेलल हैं ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के साथ, सो वी गेट मैक्सिमम वर्क डन, then W is equals to FD cos 0 degree which is equals to FD, so maximum work is done in this case. If theta is equals to 90 degree, अगर आपके पास 90 डिग्री का एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान, so W is equals to FD cos 90 degree, cos 90 क्योंकि 0 के बराबर होता है, so there is no work done by force F in this case, हमारे पास किसी किस्म का कोई वर्क डन हमें नहीं मिलेगा। अगर थीटा आपके पास 180 डिग्री है, so W is equals to FD 180 डिग्री, FD cos 180 डिग्री, और 180 डिग्री क्योंकि -1 के बराबर होता है तो हम कहेंगे कि आपके पास यहाँ पे वर्क डन जो है वो नेगेटिव है। इसका मतलब ये हुआ इन दिस केस वर्क डन विल बी नेगेटिव, द वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन इज सेड टू बी नेगेटिव, यानी कि किसी भी फोर्स के अगेंस्ट अगर वर्क डन हो रहा है तो हम कहेंगे कि आपके पास इस सूरत में वो वर्क डन नेगेटिव वर्क डन कहलाएगा। वर्क इज सेड टू बी 1 जूल, अगर हम 1 जूल की डेफिनेशन निकालें या वर्क डन की डेफिनेशन निकालें अबाउट इट्स यूनिट, तो वो आपके पास आ जाएगी वर्क इज सेड टू बी 1 जूल इफ अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेस अ बॉडी बाय 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। इससे पहले हमने कांस्टेंट फोर्स को डिस्कस किया कि अगर कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हो रही है तो वर्क डन क्या होगा। अब हम डिस्कस कर रहे हैं वेरिएबल फोर्स को कि अगर फोर्स वेरिएबल है तो आपके पास वर्क डन क्या होगा। In many cases, the force does not remains constant during the process of doing work. हमारे पास बहुत से प्रोसेस ऐसे हैं कि कोई भी वर्क डन करने के दौरान फोर्स जो है वो आपके पास वेरी होती रहती है। As rocket moves away from the earth, work is done against the force of gravity, which varies as the inverse square of the distance from earth center, so force decrease and does not remains constant. अब अगर कोई रॉकेट जो एग्जांपल दी गई है, अगर एक रॉकेट अर्थ की सरफेस से बाहर जा रहा है तो ग्रेजुअली वो अपनी स्पीड को बढ़ा रहा होगा, और स्पीड को बढ़ाने का मकसद ये है कि उसकी जो इंजन है वो अपने फोर्स को वेरी कर रहा होगा, फोर्स को इंक्रीज कर रहा होगा, तो इस सूरत में जो वर्क डन होगा वो वर्क डन वेरिएबल फोर्स के थ्रू हो रहा है। अब इस वर्क डन को हमें किस तरह से फाइंड करना है वो चीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग इंक्रीज विद द अमाउंट ऑफ स्ट्रेच, सो फोर्स डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट। सेकंड एग्जांपल स्प्रिंग की यहाँ पे मौजूद है कि अगर आप स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहे हैं तो आपके पास फोर्स यहाँ भी एक वेरिएबल फोर्स है जो आप ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे होंगे। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वी शैल नाउ कंसीडर द वर्क डन बाय a force which is not constant. Let us consider for the sake of simplicity that the force varies in magnitude only. In the following figure, the path of a body in xy plane as moves from point A to B like this.
अब आपके पास यहाँ पर जो फोर्स हमने वेरिएबल फोर्स कंसीडर की है वो बेसिकली जस्ट इंक्रीज हो रही है इन मैग्नीट्यूड। हमने सिंपलिसिटी के लिए डायरेक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं दिया, हमने ये कहा कि आपके पास जो फोर्स है वेरिएबल फोर्स वो पॉइंट ए से इंक्रीज होते होते पॉइंट बी तक आई है, और ये जो आपके पास पाथ नजर आ रहा है इस पाथ को हम कह रहे हैं कि ये पूरा पाथ आपके पास वेरिएबल फोर्स का है। अब इस वेरिएबल फोर्स से किस तरह से वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है हम उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। We have divided the whole distance into a small number of displacements। हम क्या करते हैं कि जो वेरिएबल फोर्स की वजह से टोटल वेरिएबल फोर्स की वजह से जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसे स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। यानी कि आपके पास यहाँ से लेके ए से लेके बी तक का जो फोर्स है आपके पास, उस ए से लेके बी तक की फोर्स को हम यहाँ पर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट यानी कि जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुई है हमारे पास उन स्मॉल उस टोटल डिस्प्लेसमेंट्स को स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स के अंदर डिवाइड कर देंगे, और उन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉर स्मॉल टाइम पीरियड जो वेरिएबल फोर्स है वो किसी किसी जगह पे हमें कांस्टेंट नजर आएगी जब हम इसको स्मॉल डिस्टेंसेस के अंदर या डिस्प्लेसमेंट्स के अंदर डिवाइड कर देंगे। जैसे कि हमने यहाँ देखना है डेल्टा D1, डेल्टा D2, डेल्टा D3, यानी ये जो स्मॉल रीजन आपको नजर आ रहा है इस लाइन की वजह से हमने ये लाइंस जो ड्रॉ की हैं इसमें हमने फोर्स को डिवाइड किया है स्मॉल रीजन्स के अंदर यानी कि डिस्प्लेसमेंट्स के लिहाज से। और फिर यहाँ पर ये जो आपका रीजन नजर आ रहा है ब्लैक, ये ब्लैक रीजन शो कर रहा है उस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के ऊपर लगने वाले कांस्टेंट फोर्स की वजह से टोटल वर्क डन को, जो कि इस रीजन के अंदर मौजूद है। अब यहाँ पे क्योंकि जब हमने इसको डिवाइड कर दिया स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स के अंदर उस पूरी फोर्स को जो कि पूरे डिस्प्लेसमेंट के ऊपर हमने वर्क डन करते वक्त अप्लाई की है, so delta D1, delta D2, delta D3 to delta Dn respectively, and the corresponding forces are F1, F2, F3, F4 to Fn। यानी कि हमारे पास टोटल फोर्स जो थी हमारे पास वेरिएबल फोर्स उसको भी हमने डिवाइड कर दिया F1, F2, F3, F4 में। इसी तरह से टोटल डिस्प्लेसमेंट को भी हमने डेल्टा D1, डेल्टा D2, डेल्टा D3 अप टू डेल्टा Dn तक डिवाइड कर दिया है। टोटल वर्क डन इन दिस केस विल बी डेल्टा W1 प्लस डेल्टा W2 प्लस डेल्टा W3 अप टू डेल्टा Wn तक। यानी कि आपके पास यहाँ पर जो टोटल वर्क डन आएगा वो तमाम स्मॉल फोर्सेस और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स की वजह से जनरेट होने वाले वर्क डन का सम होगा। नाउ टोटल वर्क डन, अगर हम फर्स्ट वर्क डन की बात करें तो वो आपके पास आ जाएगा F1 cos थीटा 1 डेल्टा D1 प्लस F2 cos थीटा 2 डेल्टा D2 प्लस F3 cos थीटा 3 डेल्टा D3 से लेके Fn cos थीटा n डेल्टा Dn तक हो जाएगा आपके पास। तो टोटल वर्क डन आपके पास आ जाएगा सम ऑफ ऑल फोर्सेस फ्रॉम एंड ऑल डिस्प्लेसमेंट्स फ्रॉम इनिशियल पॉइंट 1 टू n टर्म, जो कि लास्ट पॉइंट आ रहा है n, वहां तक आ जाएगा, और इन तमाम फोर्सेस का जो तमाम वर्क डन की जो कंबाइंड फॉर्मूला होगा उसको हम Fi cos theta I delta Di के फॉर्म में लिख देंगे। Thus the work done by variable force in moving a particle between 2 points is equal to the area under the F cos theta D versus F cos theta versus D curve between the 2 points as shown in the following figure। तो अब आपके पास जो टोटल वर्क डन है वो बेसिकली ये रीजन है जो आपको नजर आ रहा है, जो कि आपके पास ए और बी के दरमियान जो फोर्स लगी, ठीक है, वो और ए और बी के दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है उस डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की कर्व की वजह से जो आपके पास ये रीजन जनरेट हुआ, इस रीजन को हम कहेंगे कि ये टोटल वर्क डन है ड्यू टू द वेरिएबल फोर्स। In this diagram, the total work done by the variable force is area under the graph shaded area. In this case, total work done limit delta D approaches to 0, summation of I up to n Fi cos theta I delta Di। Thank you, student. If you have any problem or if you have any query regarding this lecture, so you can ask me on my WhatsApp number and through Google Classroom. Thank you again.